न्यायपालिका का वो चेहरा जो आम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता। राजनीतिज्ञों के बदलते चेहरे, छुपे चेहरे आम जनता तो समझती भी है, जानती भी है और महसूस भी करती है। फिर भी ये जनता ये उम्मीद रखती है कि अगर इनके चंगुल से किसी तरह से बच करके अगर हम न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में पहुंचते हैं तो मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन न्यायपालिका के अंदर का जो चेहरा है, कैसे वो सिस्टम चलता है, इस पर हम लोग बात करेंगे प्रूफ के साथ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पिछले 2 दिन के कार्यक्रम में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई जी कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो आपको जानना जरूरी भी है। पहला कार्यक्रम बार काउंसिल का था। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका सरकार अगर कोई भी संवैधानिक तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर का रूल तोड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा दखल देगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। और उन्होंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के अंदर जब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, तो उसी का उदाहरण उन्होंने दिया भी कि मैंने बुलडोजर कार्रवाई पर अंकुश लगाया और सारे कानूनी तौर तरीके अपनाने के बाद तब बुलडोजर की कार्रवाई आप करिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इसी तरह का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया। कई राज्य की सरकारें जो ऐसा कर रही थी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। ये सही है कि किसी का घर नहीं ढहाना चाहिए, लेकिन जब उस घर के अंदर रहने वाले किसी और के घर को जला दे, ढहा दे, किसी और के घर के अंदर के चिराग को काट कर मार के बुझा दें, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दें जो कि भारत के ही टैक्स पेयरों से बनी होती है, और उनको कानून का डर न हो, क्योंकि उनका जो इकोसिस्टम है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका के भी अंदर, कि उन्हें त्वरित जमानत मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा ही व्यवस्था बनता है, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिले। जिनके द्वारा नुकसान किया जा रहा है संपत्तियों को, उनसे उसकी भरपाई की जाए, और जिस तरह से वो दूसरे की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही उनके संपत्ति को जब तक बर्बाद नहीं किया जाएगा तब तक न्याय कहाँ मिले। कहने को तो लोग कहते हैं ना कि खून का बदला खून, फांसी का बदला फांसी, ये है अराजक भरा शब्द, लेकिन जब परिस्थितियां अनकंट्रोल हो जाती हैं तो सरकार जो होती हैं इस तरह से मजबूर होकर के स्वयं से न्याय करना शुरू कर देती हैं, जब न्यायपालिका लचर हो जाए। और गोवा के अंदर यही वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई जी बोलते हैं कि पढ़ाई के समय में वो ज्यादा समय दीवारों के ऊपर बैठ करके बिताया करते थे, और जो उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो अटेंडेंस लगा दिया करते थे। उनके कॉलेज के टॉपर क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील बने। जो उनके मित्र थे वो कुछ दिन बाद हाई कोर्ट के जज बने, और ये इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर पहुंचे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े वकील को मेंटर्स के तौर पर रखा था, और इन्होंने सलाह दी कानून के विद्यार्थियों को जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं कि एक अच्छे मेंटर्स को आप रख करके अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक जज मार्कंडेय काटजू जी, जिन्होंने रिटायर होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, और उसको वो पोस्ट भी किए थे अपने साथ, जो इंटरव्यू हुआ था अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट भी किया था, लेकिन बाद में डिलीट किए। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में इतना विवादित शब्द बोला था, अपनी करनी को उजागर किया था कि जब कोई लेडीज एडवोकेट उन्हें आंख मारती थी तो वो फैसला उसी के हक में दे दिया करते थे। ये है न्याय देने वाले जज के बोल, और इसका पुरजोर विरोध हुआ था। देश के अंदर लेडीज एडवोकेट ने शिकायत दर्ज कराई कि इनके द्वारा दिए गए जितने जजमेंट हैं उसकी जांच की जाए। जब विवाद हुआ तो फिर इन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर लिया। और यही मार्कंडेय काटजू जी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव 2014 के आसपास में जो चुनाव हुआ था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया गया था दिल्ली के अंदर, तो यही मार्कंडेय काटजू जी का विवादित बयान था कि किरण बेदी जी की जगह पर अगर साजिया इल्मी जी को सीएम कैंडिडेट बनाया जाता तो वो ज्यादा खूबसूरत थी,
उनको ज्यादा बीजेपी को वोट मिल जाता। ये है घिनौना चेहरा। ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब ये थे उसका भी एक उदाहरण उन्होंने दिया। सोचिए कि कैसे मानसिकता से ये लोग न्याय देते होंगे। भ्रष्टाचार में तो ये लिप्त हैं ही, ये स्पष्ट दिखता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोर्ट के अंदर कहीं न कहीं से, मैं अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें समझ में आ रही हैं, शारीरिक शोषण जैसा भी स्थिति बनता है। क्या ऐसा होता होगा? शायद जब ऐसे जज होंगे तो क्या कल्पना की जा सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी का एक वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज संसद की स्थायी समिति से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि संसद में उस कथित सीडी वाले मुद्दे पर हंगामा ना हो, जिसको कि तुरंत कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करके उसको यूट्यूब सोशल मीडिया से बिल्कुल डिलीट करा लिया गया, इसलिए कि उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा था। एक महिला वकील वहां जाती हैं, क्योंकि ये बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और वहां ये बात होती है कि मुझे कब जज बनाया जाएगा, क्योंकि जो अच्छी कैटेगरी की वकील होते हैं, बड़े वकील होते हैं, ये उस कॉलेजियम सिस्टम में भी कहीं न कहीं से सपोर्टर हैं, वो पुश करते रहते हैं। 4 जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सिर्फ मिल करके नहीं चुनते जज को, बड़े बड़े वकील जो ऊपर के ग्रेड वाले होते हैं उनका भी सपोर्ट इसमें होता है। और इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो वायरल हुआ था, तो पत्रकार से वाद विवाद हुआ था और पत्रकार ने कहा था कि अब शांत हो जाइए, नहीं तो आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह से चूं तक नहीं निकला। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता आंख बंद करके इन लोगों पर भरोसा करती है कि ये सही कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा इन लोगों का इतिहास जानना जरूरी है। इस सिस्टम में लगातार 11 साल से वर्तमान सरकार चल रही है। 2 बार पूर्ण बहुमत से आई और इस बार गठबंधन के हिसाब से चल रही है, सपोर्ट के हिसाब से चल रही है, कुछ लोगों के हिसाब से बैसाखी की सरकार चल रही है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि यूपीए में बैसाखी थी कि नहीं थी। जो यूपीए सरकार 2004 से 14 तक चली थी, तो पता नहीं, उसको बैसाखी शायद नहीं बोलते हैं, इसको बैसाखी बोलते हैं, उसको बैसाखी नहीं बोला करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये गवर्नमेंट लगातार 11 साल से है, लेकिन इस सिस्टम में आजादी के बाद से किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है? 11 वर्ष के पहले जो पिछला 10 साल का कार्यकाल था, वो सिस्टम किसकी पकड़ जकड़ में था? वही सिस्टम के लोग बैठे हैं, सिर्फ सरकार बदली। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इसका साफ प्रूफ है सीजीआई का बयान, जब ये जज के रूप में थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी थे, और उस समय इन्होंने बोला था कि मेरे पिताजी को 2 राज्यों में राज्यपाल बनाने में कांग्रेस की प्रबल भूमिका थी और उन्होंने मेरे पिताजी को राज्यपाल बनाया। तो जो मोदी सरनेम का केस था उसमें जमानत देने की बात थी, इनको हाई कोर्ट के आदेश को रोकने की बात थी। ये इनका चेहरा है। ऐसे लोग न्याय करेंगे जो एहसान से दबे अपने बोझ को व्यक्त करते हो कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुर्सी पर बैठ करके? उनसे आप निष्पक्ष स्पष्ट न्याय की भूमिका निभाने की सोच सकते हैं। सहारा इंडिया का मामला चल रहा था जब संजीव खन्ना जी थे। आप सारी बातें सुनिए, मैं अंतिम में कुछ बातें जोड़ूंगा एक जगह। संजीव खन्ना जी की बेंच, वायनाड के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई थी, हादसा हुआ था। एक और बात मैं कहूंगा कि आरएसएस से बहुत लोग नफरत करते हैं, लेकिन वहां पर इस सबसे बड़े आपदा में सबसे पहले यही आरएसएस के लोग वायनाड के अंदर, जबकि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा ईसाई की आबादी है, लेकिन वहां पर इन्हीं के कार्यकर्ता सबसे पहले कार्य करने शुरू किए, सेवा भाव से काम करना शुरू किया, और वहां के सांसद महोदय को जाते जाते सप्ताह लग गए थे। लेकिन संजीव खन्ना जी वायनाड के लिए सहारा केस में सुनवाई के दौरान वहां पर दान देने के लिए कहते हैं। सिस्टम समझिए आप कि किस तरह से ये सिस्टम जकड़ा है वामपंथी, कट्टरपंथी और ईसाइयत की मानसिकता में बहुत ही अच्छे ढंग से जकड़ा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के अंदर घटना होती है तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज, उत्तराखंड के अंदर हादसा होता है तो ये जज लोग किसी बड़ी कंपनी से, फर्म से सहायता राशि दिलाने की बात नहीं कहते। आए दिन बरसात के समय में वहां हादसा होते रहता है। गुजरात के लातूर में इतना बड़ा नुकसान हो गया भूकंप के दौरान, कोई स्पेशल स्पीच उस समय
नहीं आई थी। इतना जकड़ा है ये और इतना बहुसंख्यक विरोधी है ये सिस्टम। ये वही सिस्टम है ना जो कि 11 साल पहले था। इतना ज्यादा समय तक ये सरकार नहीं चली है, सिर्फ 11 साल चली है। सभी लोग रिटायर नहीं हो गए, सभी सिस्टम में बैठे वही लोग हैं, काम करने का तौर तरीका वही है। कितना ये सरकार बदल लेगी। यशवंत वर्मा बहुचर्चित नाम है, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज की युवा पीढ़ी भी जान रही है इनके बारे में। करोड़ों जले अधजले नोट इनके स्टोर रूम से मिले थे। कोई और के घर में मिल जाए तो सवालों के बौछार सरकारी वकील और ये जज कर देंगे कि तुम्हारे घर में मिला है तो तुम कहोगे कि मेरे घर में कैसे आया, मैं नहीं जानता। तुरंत उनको कठोर से कठोर दंड दे दिए होते। लेकिन आज ये हाईकोर्ट के अंदर जज बने बैठे हैं और इनके सम्मान में सर नेम नहीं लगा। सिर्फ वर्मा कह के एक वकील ने बोल दिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत उनको चेताया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो अब भी जस्टिस हैं। यशवंत वर्मा उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी के शासन में सरकारी वकील हुआ करते थे और एक जज थे उस समय हाईकोर्ट के, चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के। उनके वजह से और वर्तमान की सरकार की वजह से इनको पुश किया गया, आगे बढ़ाया गया और ये जज बन गए। फिर दिल्ली, इलाहाबाद आना जाना शुरू हो गया। लेकिन ऐसे समय से, ऐसे सरकार के समय से इनका पुशअप हुआ और ये आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को उनके कॉलेजियम सिस्टम कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। एक बिल लाई थी और वो 2/3 बहुमत से पास भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस कॉलेजियम सिस्टम जो बना कर रखा है अपने लिए वो पूर्ण असंवैधानिक है। इसका संविधान से दूर दूर तक नाता नहीं है। ये स्पेशली अपने लिए, अपने लोगों के लिए बनाया गया है। सरकार सीधा टकराव चाहती भी नहीं न्यायपालिका से। जो टकराव इस समय चल रहा है, ऐसा टकराव पिछले 11 साल से चल रही सरकार कोर्ट से नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः अब शुरू हो चुका है। इनके ऊपर दबाव जनता का बन रहा है और ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज कुछ बोले भी हैं कि जनता कोर्ट के न्याय के ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना शुरू कर चुकी है। तो इनके ऊपर प्रेशर है और ये जनता न्याय के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से आवाज उठाना शुरू करे ताकि ये जनहित से जुड़े जितने भी केस हैं उनको तेजी से देख सके। 80,000 केस पेंडिंग हैं, उसके लिए समय इनके पास नहीं है। लेकिन जो इकोसिस्टम 11 साल पहले के सिस्टम में मच गया है, बस रच गया है, उसके हिसाब से ही ये चलेंगे। अगर इस समय जो उपराष्ट्रपति का चेहरा इंडी गठबंधन की तरफ से आया है सामने, आप कल्पना कीजिए कि अगर इस समय पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चेहरा बना दिया गया होता इंडिया की तरफ से, या उनको राज्यसभा का सांसद बनाने की पेशकश कर दी गई होती, तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जाता कि न्याय बिक रहा है, न्याय को खरीदा गया, इसीलिए ये लुभावने पद चंद्रचूड़ को दिए जा रहे हैं। याद है प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का वो मुद्दा, जब गोगोई जी को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए क्या क्या उस समय विपक्ष के द्वारा बवाल किया गया था, कितनी कितनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई थी। लेकिन आज पूर्व जज को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है और वो उम्मीदवार बनते ही कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो किसके लिए न्याय बेचते रहे होंगे उस समय? उनके बयान से क्या लगता है? प्रशांत भूषण जी के बारे में मैं कहूंगा एक बात आपसे, जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये जब जज की नियुक्ति के लिए तय करते हैं तो ये सरकार की तरफ से एक प्रकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर पहली बार सरकार उस नाम को जिनको वो जज बनाना चाहते हैं अगर इसको वापस कर देते हैं, तो फिर अगर वो दोबारा उस नाम को सरकार के पास फिर से भेजते हैं तो सरकार चाहकर भी उसको मना नहीं कर सकती, फिर वो जज नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत भूषण जी का देखिए कि उन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में डाल दिया कि आप ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि सरकार के पास इसको भेजना ही न पड़े। इस कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत बना लीजिए, जिसको आप चुनते हैं यहीं पर चुन करके उनको जज नियुक्त कर दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि सरकार के पास राष्ट्रपति का कोई मतलब ही नहीं रहे इनका, मतलब राष्ट्रपति देश का और सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में हस्तक्षेप न करे, वो जैसे चाहे नियुक्ति करते रहे। ये है सोच। अब इस सोच के पीछे क्या मंशा है कि सरकार को संवैधानिक रूप से, जो सरकार हर जगह दखलंदाजी कर सकती है, जो भी उसके पास शक्तियां मौजूद हैं, उस शक्तियों को खत्म करो।
क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस वामपंथी कट्टरपंथी सोच वाली मानसिकता को सत्ता से दूर रहना पड़ा है। इसलिए वो सरकार के पीछे पड़ चुके हैं कि किसी तरह कोई भी इल्जाम लगाओ, कोई भी देश का माहौल बिगड़ जाए, जल जाए, दंगे हो जाए, 1947 जैसे भले हालात क्यों न पैदा हो जाए, लेकिन सत्ता कब्जा करना है। इसलिए सरकार के अलावा जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, और जो सरकारी संस्थाएं जिसमें कि पहले के लोग अब भी पल रहे हैं, संजय कुमार जी जैसे CSDS, जो पहले गुमराह किया देश को अपने रिपोर्ट से, सिर्फ उसी के रिपोर्ट से महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर झूठा प्रोपगंडा हुआ और उसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद फिर नया पोस्ट करके अपनी गलती को दिखाते हुए माफी मांगता है। ऐसे संजय कुमार जैसे लोग न जाने कितने हैं सिस्टम में, जो कि खा रहे हैं भारत देश के लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसका पैसा, और काम कर रहे हैं देश विरोधी। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? चुनाव आयोग के बदनामी के लिए जो कार्य किया जाए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया जाए, पूरे विश्व में इसकी शुरुआत यूरोपीय कंट्री, लेबनान, कई जगहों से सोशल मीडिया पर, वहाँ के न्यूज हैंडल हो, प्रिंट मीडिया हो, सब पर उसी समय से प्रोपगंडा चलना शुरू हो गया था कि भारत के डेमोक्रेसी में वोट को चोरी किया जा रहा है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को 3 महीने की समयावधि में बांध रहे हैं, जबकि 84 के दंगे को अभी ये नहीं सुलझा पाए। एक व्यक्ति को उम्र कैद हुई और एक व्यक्ति जगदीश टाइटलर, जो कि 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में था, तस्वीर पूरा वायरल हुआ था, उसको ये सजा कोर्ट नहीं दे पा रहा है। 84 का दंगा भूले नहीं होंगे आप। उस दंगे का मुख्य आरोपी अभी जगदीश टाइटलर बाहर है। कितना समय निकल गया? 40 साल बीत गया, और उस केस में अभी भी सिख लोगों को न्याय पूर्णतः नहीं मिला है। गले में टायर बांध करके जला देना, कैसे कैसे नरसंहार किए गए थे उस समय सिख लोगों के। और वर्तमान के CGI महोदय तो इतना ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर भी टिप्पणियाँ दे रहे हैं। अगर उतना ध्यान जो पेंडिंग केस है उसमें त्वरित कार्रवाई करते, उसके लिए सोचते, सहारा जैसे मुद्दों पर जो 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक ठगी के शिकार हुए हैं, जो कि कोमा में केस से भी सहारा पड़ा हुआ है, क्लियर कराते। देश की आधी आबादी लगभग पीड़ित है इस चिट फंड कंपनियों की वजह से। चिट फंड कंपनियों पर कंट्रोल करते, सहारा और अन्य जो कंपनियां हैं उस पर त्वरित सुनवाई करवा करके जनहित में एक आदेश जारी करते कि पैसा फटाफट सेबी के पास से और कंपनियों के संपत्तियों को बिक्री करके सबका दिया जाता, तो मानते कि हाँ ये स्पष्ट निष्पक्ष काम करने वाले हैं। और उम्मीदें छोड़ दीजिए, ऐसे न्यायतंत्र से आपको उम्मीद अगर है कि न्याय मिलेगा, तो उसके लिए आपको वामपंथी सोच की ज़रूरत है, कट्टरपंथी सोच की ज़रूरत है, ईसाइयत की ज़रूरत है। और ये साफ मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप रखते हैं सोच, और वहाँ तक ये सोच पहुँच जाती है कि ये तो इस सोच का इंसान है, इस मजहब का इंसान है, इस धर्म को मानने वाला ये इंसान है, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज आपके साथ न्यायतंत्र का जुड़ जाएगा। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। भी कुछ दिन पहले एक यादव जज ने हिंदू धर्म के विषय में बोला था, और ये इकोसिस्टम जिसको ना हिंदू पसंद है, ना हिंदू धर्म पसंद है, ना सनातन धर्म को वो मानता है, ना वैदिक रीति रिवाज को वो मानते हैं, ना ग्रंथ को मानते हैं, उन यादव जज के ऊपर टूट पड़े थे। लेकिन यशवंत शर्मा जैसे लोग पर नहीं टूटेंगे। सारी कड़ियां मैं जोड़ करके आपको दिखाया हूं कि ये पूरा सिस्टम 11 साल पहले जैसे चल रहा था, सिस्टम के अंदर बैठे वो लोग उसी मानसिकता से चला रहे हैं, और सरकार भी किसी तरह से बच बचा करके चल रही है। चलिए साथियों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।